नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन कर रहे थे यूपी पीएससी असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम के लिए और साथ में जो विजय स्टील के एग्जाम आपके जो होने वाले हैं तो इन सभी के लिए। तो इसके पहले देखिए हम लोगों ने ऑलरेडी जो है बहुत सारे सेट्स कर लिए हैं, तो जिनमें कि हमने काफ़ी अच्छे क्वेश्चन डिस्कस किया और साथ में एडिशनल पॉइंट भी हमने डिस्कस किया हुआ है। तो उन सभी का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, तो वहाँ से जाकर आप लोग प्रीवियस सारे सेट को देख सकते हैं। और देखिए इसी एग्जाम के लिए जो है हमने बनाए हुए आपके लिए 3 इंपॉर्टेंट पीडीएफ हमने तैयार किया हुआ है। एक आपका स्टैटिक जीके का है जिसमें आपको स्टैटिक जीके और साथ में जो भी हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं तो उन सबको हमने सम अप करके एक इक्विवेलेंट पीडीएफ तैयार किया हुआ है। और इसके साथ में करंट अफेयर का भी और एक आपका है उसमें इंग्लिश का है, तो इन सभी का जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। तो हमने जो है इसी एग्जाम को देखते हुए बनाया हुआ है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का क्लास। तो देखिए आज के सेट नंबर 6 का आपका पहला क्वेश्चन है। 5 सेट अब तक हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है, तो जिन लोगों ने उसको नहीं देखा है तो आप लोग देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है इसका। तो क्वेश्चन देखिए कि फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स आर, तो जो सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं तो वो क्या है। तो देखिए जो फंडामेंटल राइट्स है जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन का जो ग्रांट की गई है तो वो जस्टिसेबल इन नेचर है। अब यहाँ पे देखिए जो टर्म आपका है जस्टिसेबल का है, तो इसका कहने का मतलब है कि कोई भी अगर फंडामेंटल राइट्स का अगर मान लीजिए उसका हनन होता है, यानी कि उसका मान लीजिए अगर वायलेशन होता है, तो हमें जो है हर पॉसिबिलिटी में जो है हमें उस पर जस्टिस मिल सकती है। और हम लोग जो है मूव कर सकते हैं जो कॉम्पिटेंट कोर्ट है इसके लिए, दैट इज हाई कोर्ट है या फिर जो सुप्रीम कोर्ट है, तो वहाँ पे हम लोग सूट कर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं केस का अगर हमारा कोई भी फंडामेंटल राइट्स का अगर वायलेशन होती है तो। और इसी के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बनाए गए हैं फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन को देखने के लिए। तो जो फंडामेंटल राइट्स जो ग्रांट किया गया है सिटीजन्स को कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, तो ये जस्टिसेबल इन नेचर है। हमारा कोई भी फंडामेंटल राइट्स का अगर हनन होगा तो हम जो है उसके उसके रिस्पेक्ट में हम लोग फाइल कर सकते हैं केस। और यहाँ पे देखिए नॉन जस्टिसेबल जो आपका दिया हुआ है, नॉन जस्टिसेबल बोलते हैं हम लोग कि जो चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में कुछ ऐसे भी प्रोविजंस मेंशन किए गए हैं जो कि अगर मान लीजिए वो अगर फॉलो नहीं होता है, अगर कोई भी वॉलेशन होता है उसका, तो उसके लिए जो हम लोग कोर्ट में मूव नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आपका हो गया, तो वो नॉन जस्टिसेबल इन नेचर है। यानी कि वो पूरे तरीके से स्टेट के ऊपर में या फिर कोई भी गवर्नमेंट है उसके ऊपर है कि वो अगर उसे लागू करना चाहती है नहीं करना चाहती है, वो उनके ऊपर रहती है। इसके लिए जो है हम लोग कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। तो वो आपका है डीपीएसपी, दैट इज नॉन जस्टिसेबल इन नेचर। और बाकी जो फंडामेंटल राइट जितने भी है तो वो जस्टिसेबल इन नेचर हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वाज कन्फर्ड द भारत रत्न ड्यूरिंग द रिजीम ऑफ, तो भारत रत्न जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भी दी गई थी इनको मरणोपरांत। तो इनको जो है बीच के रिजीम में इनके किनके शासनकाल में दी गई थी। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में दिया यूपीए, एनडीए, बीजेपी और जेडी आपका दिया हुआ है, इनके जनता दल जो है यहाँ पे। तो देखिए जो बी आर अम्बेडकर है तो इनको जो भारत रत्न दिया गया था, तो उस समय जो है शासन चल रहा था जनता दल का। तो जनता दल देखिए उस समय थे भीमराव अम्बेडकर जी थे, तो इनको जो अवार्ड दिया गया था, माने कि भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया था, तो वो इनको मरणोपरांत दिया गया था, दैट इज पोस्टमसली। तो उस समय टाइम आपका था दैट इज 1990 का ड्यूरेशन था। तो उस समय जो है देखिए जो गवर्नमेंट चल रही थी वो जनता दल की चल रही थी, और उस समय प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के विश्वनाथ प्रताप सिंह, यानी कि वीपी सिंह शॉर्ट में इसको हम लोग स्टडी करते हैं हम लोग। तो ये उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे हमारे। और इनका जो टेन्योर रहा था दैट इज 1989 से लेकर 1990 तक। तो उनकी इस समय जो है टेन्योर चल रही थी और शासन चल रही थी, और जनता दल की थी उस समय टेन्योर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। बाकी जो है यूपीए या फिर जो है एनडीए या फिर बीजेपी, इन तीनों का गवर्नमेंट नहीं थी उस समय जब इनको जो है दी गई थी भारत रत्न, और इनको दिया गया था पोस्टमसली। तो ये आप लोग याद रखना, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि जो है भारत रत्न जो है बी आर अम्बेडकर को कब दिया गया था, तो ये पोस्टमसली इनको दी गई थी। फिर नेक्स्ट देखिए कि साइट्रस फ्रूट आर कंसिडर्ड और रिच सोर्स ऑफ विच विटामिन, तो जो साइट्रस फ्रूट जो होते हैं तो वो जो है रिच और कौन से विटामिन के होते हैं। तो देखिए जो साइट्रस फ्रूट होते हैं तो इनका एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि जो भी साइट्रस फ्रूट होते हैं तो उनका जो है टेस्ट सावर होता है, यानी कि वो थोड़ा सा खट्टे लगेंगे वो फल। तो ये जो एग्जाम्पल आपका है साइट्रस फ्रूट का, इसका एग्जाम्पल आपका जैसे हो गया लेमन का, हो गया ऑरेंजेस का आपका हो गया, इसके अलावा जो लाइम या फिर जो ग्रेप्स रहते हैं, तो ये सारे जो है साइट्रस फ्रूट के कैटेगरी के अंदर में आते हैं जो कि सावर इन टेस्ट में होते हैं। तो मेनली जो है इनमें विटामिन सी अधिकतर मात्रा में पाए जाते हैं, तो ऑप्शन डी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से जो भी और भी जो मतलब होते हैं ऐसे कंपोनेंट होते हैं, या फिर फ्रूट हो गया, फिर वेजिटेबल्स हो गया, या फिर कोई भी कम जो है चीज़ है जिनमें कि कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो इनसे रेगुलर भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये चीज़ हमने बायोलॉजी वाले पीडीएफ में आपको दिया हुआ है, जो जनरल साइंस का पीडीएफ होगा।
फिर देखिए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैपेंड द अर्लीस्ट। तो इनमें से कौन सा जो है सबसे अर्लीस्ट हुई थी। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में आपका दिया हुआ है गया सेशन ऑफ कांग्रेस, त्रिपुरी सेशन ऑफ कांग्रेस, इसके बाद आपका गांधी इरविन पैक्ट है और साइमन कमीशन है। तो देखिए इन सभी का डेट यदि आपने याद रखा होगा तो आप लोग जो है इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। तो देखिए जो गया सेशन हुआ था कांग्रेस की, तो वो 1922 में ये हुई थी। और वहीं पे जो त्रिपुरी सेशन जो है कांग्रेस का, तो ये हुआ था 1939 में हुई थी। और वहीं पे जो गांधी इरविन जो पैक्ट हुआ था, तो ये हुआ था 1931 में। और वहीं पे देखिए जो आपका है साइमन कमीशन है, तो ये आया था दैट इज 1927 में। साइमन कमीशन ये जो है इसकी स्थापना की गई थी साइमन कमीशन की ब्रिटिश में, लेकिन ये इंडिया में जो है आया था तो 1928 में आई थी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं सभी का ड्यूरेशन दिया हुआ है, ईयर दिया हुआ है यहाँ पे कब जो है ये हुआ था इनका इवेंट। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं जो गया सेशन है आपका कांग्रेस का, तो ये सबसे अर्लीस्ट हुआ था इस ऑप्शन के हिसाब से। यानी कि जो क्वेश्चन आपका यहाँ पे ऑप्शन पे आपका डिपेंड करेगा उसमें क्या क्या दिए हुए हैं इवेंट यहाँ पे, तो ऑप्शन ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जितने भी फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड आपके जो भी कौन सा आता है आपके इसमें कि कौन सा पहला इवेंट हुआ था, तो आपको जो है उनका एग्जैक्ट डेट आपको याद रखने होंगे। और ये चीज़ हमने हिस्ट्री वाला जो पीडीएफ होगा आपका वहाँ पे जिसमें कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो उसमें हमने सारे इंपॉर्टेंट जो इवेंट्स है उसको हमने अच्छे से उसमें क्रम में करके दिया हुआ है लिस्ट बना के। तो आप लोग वहाँ से उसको स्टडी कर सकते हैं और अच्छे से, और इनसे जो है क्वेश्चन आपके लगातार कोई ना कोई एग्जाम में पूछते ही रहते हैं घुमा फिरा के। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बीच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ऑप्शन में देखिए आपका दिया हुआ यहाँ पे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया होल्ड्स इज ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं इंडिया के, तो ये जो है अपना ऑफिस जो होल्ड करते हैं, तो जब तक प्रेसिडेंट चाहे मतलब उनका जो प्लेजर रहेगा तब तक वो कर सकते हैं। तो देखिए ये जो स्टेटमेंट आपका दिया हुआ है गलत दिया हुआ है यहाँ पे। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो रहते हैं, तो ये जो है रहते हैं अपने पद पे अप टू 65 ईयर्स ऑफ एज। तो ये इनका रहता है कार्यकाल रहता है, इनके लिए कोई प्रेसिडेंट है मतलब कि इनको इनका प्लेजर एंजॉय नहीं करते हैं। फिर अगला देखिए दिया हुआ इसमें आपका सेकंड में द गवर्नर ऑफ द स्टेट होल्ड्स हिज ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ये जो है स्टेटमेंट आपका सही दिया हुआ है कि जो गवर्नर जो रहते हैं स्टेट का, तो वो जो है प्रेसिडेंट का प्लेजर एंजॉय करते हैं, यानी कि जब तक प्रेसिडेंट चाहेंगे तब तक वो पद पे अपना बने रहेंगे। हालांकि इसके पीछे जो है कैबिनेट की डिसीजन होती है हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट है। बाकी अब और भी ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे दिया आपका यहाँ पे कि द प्राइम मिनिस्टर कैन ओनली बी रिमूव बाय रेजोल्यूशन पास्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। तो देखिए ये स्टेटमेंट आपका गलत दिया हुआ है। प्राइम मिनिस्टर को जो है इनको रिमूव करने के लिए दोनों हाउस से रेजोल्यूशन पास करने की जरूरत नहीं होती है। अगर मान लीजिए लोकसभा में उनका अगर जो है बहुमत अगर नहीं होता है, यानी कि बहुमत अगर वो नहीं कर पाते हैं जितना स्ट्रेंथ होना चाहिए उनका सरकार को रन करने के लिए, अगर वो नहीं रहती है तो ऑटोमेटिकली है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपना पद से वो रिजाइन कर जाते हैं, यानी कि उनका पोस्ट जो है चला जाता है। फिर अगला देखिए दिया आपका यहाँ पे डी में दिया आपका यहाँ पे कि द स्पीकर ऑफ द लोकसभा कैन बी रिमूव्ड एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो देखिए जो स्पीकर होते हैं लोकसभा का, तो इनका देखिए इलेक्शन में या फिर जो अपॉइंटमेंट में या फिर रिमूवल में प्रेसिडेंट का इसमें कोई रोल नहीं होता है यहाँ पे। तो ये जो है स्पीकर जो चुने आते हैं लोकसभा के, तो वो डायरेक्टली लोकसभा के जो मेंबर होते हैं उन्हीं के द्वारा ही इलेक्ट होते हैं ये। तो इनमें प्रेसिडेंट का कोई भी जो है मेजर रोल प्ले नहीं होती है इनका, जैसे इनको अपॉइंट करने का या फिर इनका रिमूवल प्रोसीजर के लिए। तो इस तरीके से इसमें तीनों आपके रॉन्ग दिया हुआ है। ऑप्शन बी ही आपका करेक्ट दिया हुआ है कि जो गवर्नर जो होते हैं स्टेट का, तो ये जो है प्रेसिडेंट के प्लेजर को एंजॉय करते हैं। जब तक प्रेसिडेंट चाहेंगे तब तक वो अपना पद पे बने रह सकते हैं। और साथ में उनका जैसे टेनोर कोई जो है एक तरीके से फिक्स नहीं रहता है इनका कितना रखा गया, और मैक्सिमम एज भी नहीं रखी गई है उनकी कि गवर्नर कोई मान लीजिए अगर जैसे अपॉइंट होना चाहते हैं तो उनकी मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए। हालांकि मिनिमम एज रखी गई है, और मिनिमम एज कितनी है उनकी तो ये आप लोग कमेंट करके बताना अगर आपको याद है तो। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि द इमेजिनरी लाइन ऑफ द अर्थ सरफेस दैट क्लोजली फॉलोज द 180 डिग्री मेरिडियन इज। तो इमेजिनरी लाइन वो अर्थ सरफेस का वो कौन सा है जो क्लोजली फॉलो करता है 180 डिग्री मेरिडियन लाइन जो है। तो देखिए इस लाइन को हम लोग बोलते हैं जो 180 डिग्री लाइन जो है मेरिडियन का, तो उसको बोलते हैं हम लोग दैट इज इंटरनेशनल डेटा लाइन। तो राइट ऑप्शन इसका बी आपका हो जाएगा यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे जो भी लॉन्गिट्यूडनल जो लाइन्स होते हैं इसमें, तो जो 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है उसको बोलते हैं हम लोग प्राइम मेरिडियन बोलते हैं हम लोग। और जो 180 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड आपका है जो इस तरीके का रहता है आपका यहाँ पे, यानी कि जो ये वर्टिकल रे जो रहते हैं आपके, तो उसको बोलते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। तो जो 180 डिग्री का जो लॉन्गिट्यूड है उसको बोलते हैं हम लोग इंटरनेशनल डेटा लाइन बोलते हैं हम लोग। तो इसी तरीके से आपसे जैसे लैटिट्यूड के बारे में भी पूछा जा सकता है, जो भी लैटिट्यूड है इंपॉर्टेंट उसमें से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लैटिट्यूड जो होते हैं, तो ये जो है आपका
ये हॉरिजेंटल लाइन होते हैं आपके इस तरीके से। तो इसमें से जो मेजर आपका यहाँ पे है, जैसे 0 डिग्री जो आपका है इसमें लैटिट्यूड, तो उसको बोलते हैं हम लोग इक्वेटर बोलते हैं हम लोग। जैसे कि आप फिगर में यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका इक्वेटर है। और उसके बाद फिर जो नेक्स्ट आपका यहाँ पे है दैट इज 23.5 डिग्री जो नॉर्थ लैटिट्यूड, मतलब नॉर्थ में आपका नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो है 23.5 डिग्री पे, तो उसको बोलते हैं हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, तो ये भी बहुत सारे इंडियन स्टेट से भी पास करते हैं, तो इनसे भी आपके क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछे ही जाते हैं। और वहीं पे देखिए जो सेम आपका है 23.5 डिग्री साउथ में नीचे, यानी कि जो साउदर्न हेमिस्फेयर में है, तो उसको बोलते हैं हम लोग दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसको बोलते हैं हम लोग। और वहीं पे देखिए जो आपका नेक्स्ट है 66.5 डिग्री नॉर्थ साइड में, यहाँ पे आपका इसको बोलते हैं हम लोग आर्टिक सर्किल बोलते हैं। और वहीं साउदर्न हेमिस्फेयर में जो 66.5 डिग्री जो साउथर्न पॉइंट साउदर्न रीजन में आपका है, इसको बोलते हैं हम लोग दैट इज अंटार्कटिक सर्किल बोलते हैं हम लोग। और वहीं पे जो आपका 90 डिग्री नॉर्थ में जो यहाँ पे है, जिसको बोलते हैं हम लोग नॉर्थ पोल, और नीचे जो आपका है 90 डिग्री साउथ में, उसको बोलते हैं हम लोग साउथ पोल। तो ये सारे कुछ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, तो इन सभी को आप लोग याद रखना। फिर नेक्स्ट देखिए कि ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच एंसेंट इंडियन रूलर डिड द चाइनीज ट्रेवलर फाहियान विजिट इंडिया। तो देखिए अब से इसमें सिंपल यही क्वेश्चन पूछा गया कि जो चाइनीज ट्रेवलर थे फाहियान, तो इन्होंने इंडिया विजिट किया हुआ था, तो उस समय जो है शासन किसका चल रहा था। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ का चंद्रगुप्त सेकंड, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका या हर्षवर्धन। तो देखिए जो चाइनीज ट्रेवलर था फाहियान, तो ये जो है चंद्रगुप्त सेकंड के जो है इनके जब शासनकाल चला थी, तो उस समय ये आया हुआ था, जो कि इनको कॉमनली दूसरे नाम से जाना था, विक्रमादित्य के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो आपका जो है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा यहाँ पर। तो देखिए इस तरीके से और भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट फॉरेन ट्रैवलर है जो इंडिया में आए हुए थे, और उनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा दिया आपका यहाँ पे। तो पहला आपका इसमें जैसे कैप्टन विलियम हॉकिंस है, तो ये आए थे, ये देखिए आए थे जहांगीर के जब शासन चला था, तो उस समय ये आए हुए थे। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका फाहियान का है, तो फाहियान जो है तो ये एक चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क थे ये, जो कि ये विजिट किए हुए थे इंडिया में, तो उस समय चल रहा था विक्रमादित्य का शासन, यानी कि चंद्रगुप्त सेकेंड। फिर वहीं देखिए जो ह्यून सेंग है, तो ये भी एक चाइनीज ट्रेवलर था, जो कि ये आए हुए थे, उस समय चल रहा था शासनकाल हर्षवर्धन का। फिर अगला देखिए आपका इब्न बतूता है, तो ये एक मोरक्कन ट्रेवलर थे, तो ये विजिट किए थे इंडिया में, उस समय शासन चल रहा था मोहम्मद बिन तुगलक का। फिर अगला देखिए जो मेगास्थनीस है, तो ये एक सेल्यूकस का एक एम्बेसडर था, तो ये जो है आपका जैसे इंडिया में ये विजिट किया हुआ था उस समय, तो उस समय शासन चल रही थी चंद्रगुप्त मौर्य का। फिर इन्होंने एक इंपॉर्टेंट बुक भी लिखा हुआ था दैट इज इंडिका, तो ये भी आप लोग याद रखना, बहुत बार पूछा गया हुआ क्वेश्चन एग्जाम में। फिर अगला देखिए जो थॉमस रॉय है, तो ये जो है इंडिया विजिट किया हुआ था, उस समय शासन चल रही थी जहांगीर का, अप्रॉक्सीमेटली 1615 में ये आया हुआ था इंडिया में। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट आपके जो फॉरेन ट्रैवलर्स है जो इंडिया में इन्होंने विजिट किया हुआ था, तो ये जो है आप लोग इसको याद रखना है, इनमें से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए आपका अगला क्वेश्चन आपका 8 नंबर का यहाँ पे है कि डंकन पासेज इज लोकेटेड बिटवीन। तो डंकन पासेज जो है तो ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो देखिए अंडमान और निकोबार ग्रुप ऑफ जो आइलैंड है, जो कि आपका बे ऑफ बंगाल के साइड तरफ इधर वाला पोर्शन पे है, तो यहाँ पे जो है बहुत सारे स्मॉल ग्रुप ऑफ नंबर ऑफ आइलैंड से मिलकर बना हुआ है पूरा अंडमान और निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। तो जो डंकन पासेज जो आपका है ये, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो नीचे जो अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड जो है, तो जिसमें कि इसमें भी और वेरियस इनका छोटा छोटे टापू बने हुए, जैसे आपका साउथ अंडमान और एक नीचे आपका लिटिल अंडमान है, तो इनके बीच में जो गया आपका दैट इज डंकन पास है, तो ये आपका है दैट इज बिटवीन साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में। तो ऑप्शन में देखिए आपका कौन सा करेक्ट होगा, दैट इज साउथ एंड लिटिल अंडमान, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो आपको सभी को अच्छे से ध्यान से देखना होगा। उसी तरीके से यहाँ पे और भी आपसे क्वेश्चन है पूछा जा सकता है यहाँ पे, जैसे कि आपका इधर लक्षद्वीप आइलैंड है, यानी कि इधर साइड पे इंडिया के जो वेस्टर्न कोस्ट है उस साइड में, तो यहाँ पे जो 9 डिग्री चैनल है, तो ये सेपरेट करता है लक्षद्वीप को और मिनिकॉय को। तो लक्षद्वीप देखिए ये भी एक कोरल आइलैंड है, और मिनिकॉय भी एक आपका कोरल आइलैंड है, तो 9 डिग्री चैनल इन दोनों को सेपरेट करता है। और वहीं पे जो 8 डिग्री चैनल है, तो ये मिनिकॉय को और मालदीव्स को, इन दोनों को ये सेपरेट करती है, तो इसको भी आप लोग याद रखना। और वहीं पे देखिए जो 10 डिग्री चैनल है, तो ये लिटिल अंडमान और निकोबार को ये सेपरेट करती है इनके बीच में। तो इन सभी फैक्ट को आप लोग याद रखना। फिर नेक्स्ट देखिए कि फ्रॉम विच कंट्री इंडिया अडॉप्टेड दी 5 ईयर प्लान्स। तो कौन से कंट्री से जो है हमने अडॉप्ट किया हुआ था 5 ईयर प्लान का।
तो देखिए जो 5 ईयर प्लान का जो कॉन्सेप्ट है तो ये हमने ऑब्टेन किया हुआ था यूएसएसआर से। तो इसका फुल फॉर्म होता है दैट इज द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। तो इसको देखिए सोवियत यूनियन इसलिए बोला जाता था क्योंकि जो कंट्री थे इसके अंदर में, तो रसिया के साथ में बाकी और भी जो सराउंडिंग जो कंट्री थे तो उन सभी को मिला के पहले यूएसएसआर बोला जाता था। लेकिन अब जो है यूएसएसआर ये बिखर मतलब टूट गया है बहुत सारे अदर कंट्रीज में। तो यूएसएसआर से हमने एक कॉन्सेप्ट लिया होता 5 ईयर प्लान्स का। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए इसका। फिर अगला देखिए क्वेश्चन है कि कुकिंग ऑयल कैन बी कन्वर्टेड इनटू द वेजिटेबल घी बाय द प्रोसेस ऑफ। तो जो कुकिंग ऑयल जो रहते हैं तो इसको हम लोग वेजिटेबल्स घी में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसमें एक प्रोसेस होती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? तो देखिए इस प्रोसेस को बोलाता है हाइड्रोजिनेशन। तो हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस में आपका रहता है कि एक जैसे कोई एक रिडक्शन रिएक्शन होता है जिसमें कि आपका क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन की एडिशन होती है यूजुअली H2 का। तो ये आपका एक ऑर्गेनिक कंपाउंड रहता है आपका बेसिकली ये, जिसमें कि आपका जो हाइड्रोजनेटेड रहते हैं यहाँ पे, और ये जो है मोर सेचुरेटेड आपका हो जाते हैं जब ये वेजिटेबल्स घी में कन्वर्ट होते हैं। तो यहाँ पे प्रोसेस आपका होता है कन्वर्जन का जो होता है यहाँ पे कुकिंग ऑयल का वेजिटेबल घी में, तो आपका हाइड्रोजनेशन प्रोसेस है। फिर नेक्स्ट देखिए कि द इंडियन रिसर्च स्टेशन हिमाद्री इज लोकेटेड एट। तो जो इंडिया का रिसर्च स्टेशन है हिमाद्री, तो ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो देखिए इंडिया ने जो है 3 रिसर्च स्टेशन सेटअप किया हुआ अंटार्कटिका में, जिसमें कि आपका पहला है दक्षिण गंगोत्री जो कि हमने इस्टेब्लिश किया हुआ था इसको 1984 में। फिर इसके बाद एक और रिसर्च स्टेशन इस्टेब्लिश की गई थी मैत्री के नाम से, तो वो जो किया गया था 1988 में। फिर एक और तीसरा है भारती। तो ये 3 जो है रिसर्च स्टेशन है इंडिया का जो कि अंटार्कटिक में है। तो इस बात पे देखिए जो हिमाद्री जो स्टेशन आपका रिसर्च स्टेशन है इंडिया का, तो ये कहाँ पे? दैट इज अंटार्कटिका में है। और इस तरीके से 3 यहाँ पे है, तो इन तीनों को याद रखना आप लोग। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। फिर अगला देखिए क्वेश्चन आपका है कि ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी मीन्स, यानी कि ग्लोबलाइजेशन अगर हम लोग करते हैं इंडियन इकोनॉमी तो इसका मतलब क्या होती है? तो यहाँ पे देखिए सिंपल जो ग्लोबलाइजेशन आपका है, पहले इस टर्म को आप लोग समझिए। तो ये दिखाता है आपका यहाँ पे कि जो रीजनल जो इकोनॉमी जो होती है, उस रीजनल मतलब जो भी कोई कंट्री है, कोई मान लीजिए रीजन है उसका, अब वहाँ का इकोनॉमी उसको अगर हम एक्सपेंड करते हैं, यहाँ का जो भी मतलब सोसाइटी या फिर कल्चर है, और उसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं ग्लोबल नेटवर्क के साथ, यानी कि बाकी और फॉरेन कंट्री के साथ में, उनके साथ हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं, उनके साथ हम लोग ट्रांसपोर्टेशन करते हैं और ट्रेड करते हैं। तो इसको बोलते हैं हम लोग ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस। अब यहाँ पे बात आ रही है इकोनॉमी का। तो इकोनॉमी भी मतलब कि हम लोग जो है खोल देते हैं पूरा अपना मार्केट बाकी फॉरेन कंट्री के लिए भी, कि वो भी जो है आके यहाँ पे अपना व्यापार करे और हमारा भी जो है पूरे फॉरेन कंट्री में जाए। तो इसी को बोलाता है ग्लोबलाइजेशन करने का। तो यहाँ पे जो मेन आपका रहेगा, यहाँ पे ऑप्शन में देखिए दिया आपका यहाँ पे कि स्टेपिंग अप एक्सटर्नल बोरोइंग। तो देखिए एक्सटर्नल बोरोइंग को स्टेपिंग करने के लिए जो है ये ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट नहीं होता आपका, तो ये तो नहीं होगा। फिर अगला देखिए दिया हुआ इसमें कि स्टेब्लिशिंग द इंडियन बिजनेस यूनिट्स अब्रॉड, यानी कि जो इंडियन बिजनेस यूनिट है तो उनको हम लोग अब्रॉड में इस्टेब्लिश हम लोग करते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए आपका जैसे एक तरीके से ये भी फिट नहीं बैठेगा इसका डेफिनेशन में। फिर वहीं पे देखिए जो ऑप्शन सी दिया आपका यहाँ पे कि हैविंग द मिनिमम पॉसिबल रेस्ट्रिक्शन ऑन द इकोनॉमिक रिलेशन विद द अदर कंट्री। तो यही जो है आपका इसमें करेक्ट ज़्यादा आंसर फिट बैठेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जैसे अगर हम लोग ग्लोबलाइजेशन करते हैं अदर कंट्री के साथ में, तो जो फॉरेन कंट्री जो होते हैं तो उनको ट्रेड करने के लिए जो है हमको उनको रिलैक्सेशन देनी पड़ती है, और रेस्ट्रिक्शन जो भी रहते हैं डोमेस्टिक मार्केट में तो उनको उस पे से जो है रिबेट देनी पड़ती है, ताकि वो जो है आके यहाँ पे बिजनेस कर सके और ट्रेड कर सके हमसे। तो मोस्ट जो इसका जो अप्रोप्रिएट जो आंसर आपका रहेगा तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आपका होगा यहाँ पे। यानी कि हम लोग जो है मिनिमम रेस्ट्रिक्शन करते हैं बाकी अदर कंट्री के साथ में, ताकि जो है ट्रेड हमारा फ्लोरिश करे और वो भी यहाँ पे आके कर सकते हैं। फिर उसके बाद डी में आप देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन दिया आपका यहाँ पे कि गिविंग अप प्रोग्राम्स ऑफ इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। तो इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन से कोई रिलेटेड आपका नहीं है ग्लोबलाइजेशन का। तो आई होप कि जो टर्म ग्लोबलाइजेशन है आपका इसको आप लोग अब समझ गए होंगे। तो ऑप्शन आपका थोड़ा सा घुमा फिरा के रहेगा, बट आपको टर्म यदि पता रहेगा अच्छे से तो आप लोग जो है उसे इजिली कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए हमने जो है पूरा सेट आपका 6 का हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और इसी तरीके से जो है हम लोग इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे एग्जाम तक। तो इसके लिए जो है आप लोग बने रहना हमारे चैनल के साथ, आपको जो है डेली एक एक सेट आपको मिलते रहेंगे, और साथ में जो है इसके रिलेटेड और भी एडिशनल कॉन्सेप्ट हम आपको बताते रहेंगे। और इसी के लिए इजी करने के लिए हमने ऑलरेडी आपको जो है प्रोवाइड किया हुआ है पीडीएफ तीनों का, जिसमें कि आपका एक करंट अफेयर का है और साथ में एक स्टैटिक जीके का है, जिसमें कि आपको जितने भी इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके आपको होते हैं हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी से, तो सभी का उसमें हमने एक क्लब करके बनाया हुआ है। और साथ में इंग्लिश का भी नोट्स हमने प्रोवाइड किया हुआ है। तो सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।